दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। और मैं अजीत आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 2021 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। ये पेपर जो पिछले साल हुआ है पेपर, वो पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पेपर फर्स्ट होता है और आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर 2 होता है। सेकंड माफ़ करिएगा, थर्ड सेमेस्टर में आपको मात्र 2 ही मेन पेपर देने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोर कोर्स का पेपर। 2 ही पेपर होता है। सिलेबस भी काफ़ी अच्छा है और आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जम के इस सेमेस्टर के लिए मेहनत कर लें। यहाँ पर आप अपना एग्रीगेट परसेंटेज भी इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ ये आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट भी हैं क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट यूपीटेट जैसे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। प्लीज़ ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करिए, थॉरोली तैयार करिए और यहाँ पे कोशिश करिएगा कि इस सेमेस्टर में आप अच्छे अंक ला सकें। इसके लिए आपको करना ये है कि आप हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ में आपको जो मैं रेगुलर वीडियोस और अपडेट्स देता हूँ उसको ज़रूर देखें, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहें। रेगुलर अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है कि अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, साथ ही साथ कुछ कमेंट्स हो, सजेशन हो तो वो भी शेयर किया करें। चलिए पेपर के ऊपर ध्यान देते हैं और पेपर को समझने का कोशिश करते हैं। और पेपर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से हमको पता चलता है कि आखिर हमको अपनी तैयारी कैसे करनी है। इस पेपर को देख के अभी आप देखिए और समझने की कोशिश करें कि अभी आप कहाँ पर खड़े हैं। इस पेपर की तैयारी के संदर्भ में बात करें, अगर इस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी अगर एग्ज़ाम आपको 10 दिन बाद हो जाए तो क्या आप एग्ज़ाम को कितने बेहतर तरीके से करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं, वो आप यहाँ पे समझ पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था आपका वही है और आपको सबको पता है कि सेक्शन ए जो होता है हमारा, और ए बी और सी 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए हमारा जो होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 घंटे का ही पेपर था, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों का हुआ था 1.5 घंटे का। यहाँ पर पेपर 3 घंटे का ही हुआ था। मैक्सिमम मार्क्स 90 थे। ये रेगुलर तरीका ही पेपर था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। पूरा सिलेबस आया था, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का था और जो क्वेश्चन थे आपके वो मैक्सिमम 90 मार्क्स के ही थे। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। यहाँ पर हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि क्वेश्चन के उत्तर आपको 50 वर्ड्स में देने होते हैं और टोटल जो मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन, यहाँ कोई ऑप्शनल नहीं होता, यानी कि आपके पास कुल मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं और सारे के आपको आंसर देने। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं, तो टोटल 20 अंक का हमारा ये सेक्शन होता है और यहाँ से स्कोर करना काफ़ी अच्छा होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें समय सीमा का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और इसमें पूरा समय आप दे दें। तीनों सेक्शन को पर्याप्त समय देना है आपको, इस बात का पूरा ध्यान रखें। 3 घंटे का समय को कुछ इस तरह से मैनेज करें कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ छूटने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। आपकी प्लानिंग, आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उसको जाके चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करिएगा कि अच्छे स्कोर कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो हर एक सेमेस्टर में आपको बताता ही रहता हूँ, तो एक वीडियो और आएगा जहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है हम अपने वीडियोस माफ़ करिएगा अपने पेपर की जो टाइम होता है, पेपर के दौरान जो हमारा समय होता है उसका नियोजन कैसे कर सकते हैं, टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो है, यहाँ पे 1 मिनट, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो अभी मैं आप चर्चा कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनके सॉल्यूशन में आगे आने वाले वीडियोस में आपको दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और ये हर बार आने वाले क्वेश्चनों में से एक है, तो इसको जरूर तैयार करें। राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभा संपन्न बालकों की 4 विशेषताएं लिखिए। अब इस क्वेश्चन को करना जो क्वेश्चन संख्या 3 है। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको अंक दिलवाते हैं क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट आपको लिखना है। तो एग्जाम में भी कभी आपको इस तरह से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन मिले ना, तो उनको कभी भी आप मिस ना करिए। प्रश्न संख्या 4 है, डिफाइंड मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। देखिए मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन होते हैं, आपको यहाँ पे परिभाषित करना है कि भाई मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन होते हैं।
व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम असमर्थता क्या है। अर्थात कि उन बच्चों के बारे में माफ़ करिएगा, अगर आप पढ़ने लिखने में असक्षम हैं, असमर्थ हैं, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करता है। तो अधिगम असमर्थता का मतलब होता है कि आप चीज़ों को सीखने में, नए कौशल, नए स्किल सीखने में आप असमर्थ हैं, उसको आपको समझाना है। तो ये सारे डेफिनेशंस आपको मिलेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको 2-4 दिनों में ही ये वीडियो, इसके ऊपर सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पहले भी इसके सारे सॉल्यूशंस हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं, बट मैं आपके लिए नए बिल्कुल अभी अपडेट करूँगा। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हो। तो प्रश्न संख्या 6 है, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों के प्रकार का वर्णन कीजिए। विशिष्ट बालक कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी, आपने शायद देखा होगा। विशिष्ट बालक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि विशिष्ट बालक मतलब सिर्फ होशियार बच्चे। विशिष्ट बालक के मतलब हमारे अंदर उन बच्चों को भी लेते हैं जो कि आपके एक्सेप्शनल हो सकते हैं, जैसे कि वो मानसिक रूप से मंद भी हो सकते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े भी हो सकते हैं, आप शैक्षिक रूप से पिछड़े भी हो सकते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसमें वो प्रतिभा संपन्न बालक भी होते हैं और कम प्रतिभावान बालक भी होते हैं, मंद बुद्धि बालक भी होते हैं, अधिगम असमर्थ बालक भी होते हैं, जिन्हें हम लोग मेंटली रिटार्डेड, एजुकेशनली बैकवर्ड, एजुकेशनली रिटार्डेड, लो IQ चाइल्ड, इस तरह के बच्चे, डिसलेक्सिया से ग्रसित स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। तो वो ध्यान रखना है आपको। अभी आगे चलेंगे हम लोग और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंक्लूजन, यानी कि समावेशन में तकनीकी का क्या योगदान है। तो दोस्तों याद है, समावेशन का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा के या फिर समान अवसर मिले। मतलब कोई भी चीज़ है, अगर मुझे मिल रहा है तो वो आपको भी मिले, और अगर आपको मिल रहा है और मैं योग्य हूँ तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो ये सुनिश्चित करने में तकनीकी, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्पेस, ये सारी चीज़ें कैसे मदद करती हैं वो आपको बताना है। आप इसको बता सकते हैं 2-3 पॉइंट, तो जैसे कि हम लोग बता सकते हैं, अभी आजकल ओपन स्कूल है, यूट्यूब है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है, वैसे लोग भी आकर अध्ययन कर सकते हैं जिनको कि पहले स्कूल न होने की वजह से शायद वो नहीं पा रहे थे। तो ओपन स्कूल इंटरनेट पे अवेलेबल कंटेंट यूट्यूब पे है, ब्लॉग्स पे है, आपका PDF है, ई बुक्स है, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए हैं। डिस्टेंस लर्निंग है, आपका पार्ट टाइम एजुकेशन है, इस तरह के बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म, इतना एक्सेस आ गया है कि आज व्यक्ति जो है अगर पढ़ना चाहता है, अगर योग्य है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। समान शिक्षा के अवसर अभी सबके लिए उपलब्ध है। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, ये आपका 15 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है। सो बिल्कुल इसको ध्यान से रखेंगे। अभी यहाँ पे बस हम लोग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में बता देंगे कि भाई ओपन स्कूल से सबको एक्सेस मिलता है, इस तरह से कुछ पॉइंट्स वगैरह हम बता सकते हैं कि घर में बैठ के भी लोग पढ़ सकते हैं, जिनके पास पैसा कम है वो आपके कम फीस वाले में पार्ट टाइम में डिस्टेंस में कर सकते हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, राइट डाउन 4 एम्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। देखिए, एकीकृत शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखना है, ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। और प्रश्न संख्या 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है दोस्तों कि आप मानसिक रूप से आपका संतुलन अच्छा है, संवेगात्मक यानी कि इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल है, संवेगों के ऊपर कंट्रोल है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है समाज में अच्छे तरह से अपना प्रदर्शन करता है, समाज में उसका व्यवहार अच्छा होता है, परिवार के साथ उसका व्यवहार अच्छा होता है, वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है। तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति साधारण होगा, नॉर्मल होगा, जबकि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जो है आपके साधारण व्यक्तियों के जो गुण होते हैं उससे भिन्न प्रदर्शन करेगा। तो वो सारी चीज़ें हम अभी चर्चा करेंगे, आगे वीडियो में बताएंगे आपको। अब चलते हैं सेक्शन बी में, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है, जिसे हम बोलते हैं लघु उत्तरीय। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पता है कुल मिलाकर आपको 5 प्रश्न करें, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस सेक्शन में आपको मिलते हैं ऑप्शंस। तो कुल 5 प्रश्न ही करने हैं आपको, और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 8 अंक। तो टोटल 40 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन हो जाता है। 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से आपको हर एक सेक्शन क्वेश्चन में से कोई एक करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लेंदी हो सकता है। इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा कर सकते हैं। माफ़ करिएगा, हाँ, 1 मिनट। अथवा जैसे कि मैंने बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स आर लर्निंग डिसेबिलिटीज
एंड डिस्क्राइब इट। अधिगम असमर्थता कितने प्रकार के होते हैं वर्णन। देखिए ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आसान उनके लिए हो सकता है और अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब आपको ना गिनती करने हो, मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स में आपको आंसर देने हो ना, जैसे कि बोला 5 प्रकार, तो अगर आपको 5 प्रकार वो पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, सटीक कर सकते हैं, क्योंकि आपको दाएं बाएं इधर उधर फालतू लिखना नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आते हो तब तो ऐसे क्वेश्चन को इन्हीं को करें आप, बल्कि दूसरे क्वेश्चन ना करें। क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा कि ये डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ से इसको शुरुआत करें। और अगर आपको शुरुआत पता है तो आपको ये नहीं पता कि इसमें क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है। आप अगर आपको जानकारी होगी तो आप पता चला कि आप 500-600 शब्दों में लिखने के लिए रेडी हो जाएंगे, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुनिए जो क्लोज एंडेड हो। क्लोज एंडेड का मतलब जो कि मैं अभी आपको मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को आपके लिए सजेस्ट भी करता हूँ, और मैं खुद भी ऐसे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता था जिसमें ये लिखा हो कि हाउ मेनी टाइप या राइट 5 और 4 टाइप। इस तरह की चीज़ें जब आपको दी हो ना, ये आपको बहुत मदद करती हैं। आपका एक तो लिमिटेड हो जाता है कि आपको सिर्फ 5 ही लिखने हैं, मतलब आपको 5 से ज़्यादा लिखने के लिए आपको एग्जामिनर बोल ही नहीं रहा है। तो पाँचों टाइप अगर आपको पता हो तो लिख दीजिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं भाई, वो लिख दीजिएगा। डिसलेक्सिया एक तरीका है ना आपका, तो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना, हम आगे देखेंगे वहाँ पे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, हाउ एजुकेशन शुड बी गिवन टू एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। इसका दूसरा देख लेते हैं, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेमेडियल एजुकेशन। देखिए दोनों क्वेश्चन में दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपको लुभाएं भी एग्जाम में, आपको लगे कि यार ये एजुकेशनली बैकवर्ड वाला तो मैं तो जानता हूँ एजुकेशनली बैकवर्ड कौन होता है, लेकिन क्वेश्चन का आकलन करिएगा परीक्षा में, आपको वैसा क्वेश्चन लिखना है जिसको कि आप सबसे बेहतर लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप में से पूछे ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन है, तो अभी भी मेरे लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा एजुकेशनली बैकवर्ड। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऐसा तो नहीं होगा 150 होंगे। तो मेन कैरेक्टर यानी कि आप इसको ना पॉइंट्स में लिख सकते हैं, और आपको पता है कि जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो एग्जामिनर के लिए मजबूरी हो जाती है, अगर आप 15 पॉइंट लिख देते हैं, 20 पॉइंट लिख देते हैं यानी, तो उसको नंबर देना ही पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप लिखेंगे, इनको पॉइंट्स में तो आप लिख नहीं सकते इस क्वेश्चन को। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो यहाँ और यहाँ में अगर मुझसे आपसे पूछें कि मैं कौन सा करता, तो मैं इसको करता डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन खोजने हैं जहाँ की क्वेश्चन का प्रसार जो होता है ना, कि क्वेश्चन को लिखने का जो रेंज है वो लिमिटेड हो, और अगर वो आपको पता है तब तो बेस्ट है। क्योंकि इसमें आप क्या ना 15-20 पॉइंट लिख देंगे तो आपके नंबर सीमित हो जाएंगे, मतलब सेफ हो जाएंगे। अगला देखते हैं, हाउ ए टीचर कैन हेल्प इन मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में अध्यापक कैसे सहायक हो सकता है। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। या राइट डाउन मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इमोशनल डिस्टर्ब चिल्ड्रन। अब ये दोनों ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ओपन एंडेड होने के बावजूद भी दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों ही इतने ओपन एंडेड नहीं है। क्योंकि आपसे पूछा कि मेंटली जो मानसिक रूप से जो बच्चे स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ मतलब उनको स्वस्थ रखना है, माफ़ करिएगा, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। तो फिर बात है शिक्षक के उस योगदान को बारे में बात करना है जो सिर्फ उनके मानसिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो मेंटल हेल्थ को करने के लिए क्या कर सकता है, यहाँ उसके पढ़ाने के तरीके के बारे में बात नहीं हो रहा, बच्चे के मानसिक हेल्थ को कैसे बना के रख सकता है, उसको और अच्छा रखा जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो ये भी एक तरह से आपका देखिए क्लोज एंडेड हो गया। आपको टू द पॉइंट मानसिक हेल्थ के ऊपर फोकस करना है और लिख देना कि भाई रेगुलर टेस्टिंग करवाए, डॉक्टर की जांच कराए, माता पिता से बात करे, उसके व्यवहार के ऊपर निगरानी रखे, बच्चों को आईक्यू बढ़ाने के लिए टेस्ट दे, आईक्यू पे उनका कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है उसकी जांच करे, पोर्टफोलियो बनाए। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो है मानसिक हेल्थ को बनाए रखने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग को बनाए रखने के लिए टीचर करवा सकता है। फील्ड ट्रिप पे ले जाए, क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए उनको कोई प्रोजेक्ट दे, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दे, खोज करने के लिए कोई टॉपिक दे दे, इंटरनेट पे वो ढूंढे, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी है जो टीचर कर सकता है। उसी तरह से राइट डाउन मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, उसकी तुलना में ये थोड़ा सा आपका ओपन एंडेड होगा, क्योंकि इमोशनली चिल्ड्रन की आपकी डेफिनेशन के बारे में, मीनिंग के बारे में पूछा गया है। तो फिर आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक भी लिखने यानी कि गुणों के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चा कौन हो सकता है, उसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। अगर उसके कुछ प्रकार है तो वो उसके कारण क्या है, क्यों अशांत बच्चा होता है वो लिखना पड़ेगा।
उसके बाद इमोशनली डिस्टर्ब होने वाले बच्चों की प्रकार किस प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होता है। एक बच्चा जो होता है जिसको कि अगर हम लोग डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर की निगरानी में रखें तो वो ठीक हो सकता है। एक बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके बोले एग्रेसिव होते हैं, मतलब होते हैं उत्तेजित होते हैं। और एक बच्चे होते हैं जो अपनी इमोशंस को जो है बिल्कुल एक्सप्रेस ही नहीं करते, उनको प्रदर्शित ही नहीं करते। तो मतलब आपके पास यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखने को हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन का आकलन जरूर किया करें आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले। चलिए आगे देख लेते हैं अब इसको। अगला, व्हाट इज द रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन इंक्लूसन डिस्क्राइब। समावेशन में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या योगदान है, वर्णन की। अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको जरूर लिख दें, या फिर अगर आपको लगे तो आप इसको करें कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए टीचर फॉर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। प्रश्न संख्या 5 है ये कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, या शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि थोड़ा इजी कौन सा पड़ेगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है इस क्वेश्चन के साथ जाए। कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि को करिकुलर एक्टिविटीज सबसे पहले तो आपको पता होगा। अब वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से आपस में, इंक्लूशन क्या होता है, इंक्लूशन का मतलब होता है समावेशन, यानी कि सबको एक साथ लाने में किस तरह मदद करते। तो आपने बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होगा। बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटी प्रैक्टिकली आपने भाग किया, तो आपने देखा किस तरह सभी लोग एक साथ काम करते हैं, किसी भी जाति धर्म किसी भी वर्ग से आते हैं, समाज के ऊंच नीच अमीर गरीब, स्कूल में सारे बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जब भी होती हैं इस तरह का अवसर बार बार आपको मिलता है। तो उस तरह से आप देख के लिख सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं कि मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी समझ और अपनी पसंद के हिसाब से, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आप बेहतर कर सकते हैं तो आप इसे करें। अन्यथा द रोल ऑफ टीचर फॉर ए मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड भी आप कर सकते हैं। ये आपका क्लोज एंडेड जरूर है, लेकिन हाँ आपको अगर ठीक से नहीं पता है तो फिर ये आपका क्वेश्चन आधा अधूरा रह जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से पता हो तो ये बहुत ही लिमिटेड शब्द में आपका पूरा मार्क्स दे के जाएगा, नहीं तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन करें। तो होप कि समझ पा रहे हैं कि मैं बात क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कोई क्वेश्चन करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में इस बात का भी ख्याल रखना है आपका कि ऑप्शंस अगर मिला है तो सिर्फ आप वो एक शब्द पकड़ के ना आप उस क्वेश्चन का चुनाव कर ले कि उस शब्द के बारे में आपको पता, बल्कि उसके बारे में कितना कंटेंट आपको पता है। डिस्क्राइब द स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ ए टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में शिक्षक के कौशलों एवं दक्षताओं का वर्णन कीजिए। अथवा प्रश्न संख्या 6 है डिस्क्राइब द सोशल एटीट्यूड इन एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक प्रावधानों में सामाजिक अभिवृत्ति का वर्णन कीजिए। ये मुझे अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको इसके बारे में ठीक से ना पता हो, मतलब आपको इसमें समाज के दृष्टिकोण के बारे में आपको बताना होगा कि समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जो बच्चे देख नहीं पाते उनको शिक्षा के समान अवसर मिले, उनको भी जो है वो सारे अवसर मिले जो एक साधारण बच्चे को मिलता है। इसके लिए समाज का क्या योगदान होना चाहिए, समाज में क्या पहल की जानी चाहिए, एनजीओज़ का क्या रोल होना चाहिए, सरकार किस तरह से जो इस बात को सुनिश्चित करे, ये सारी चीज़ें आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन का अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन बी खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन सी में। माफ़ करिए क्वेश्चन और होगा यहाँ पर, यहाँ पे देखते हैं अभी। हाँ, और माफ़ करिएगा सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न संख्या 7 से। देखिए आपको बहुत दिन हो गया ना, एग्जाम चला गया तो मैं भी भूल गया सेक्शन बी में और सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी आपको पता है 500 शब्दों में ख्याल रखना है आपको। भाई यहाँ पे मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वही क्वेश्चन करें, उन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें जिनको कि आपको बिल्कुल ठीक से पता हो। क्वेश्चन पे 2 मिनट पहले सोच लें कि इसके बारे में क्या क्या मैं लिखने वाला हूँ, फिर उस क्वेश्चन को सुने, सेलेक्ट करें मतलब। तो 500 शब्द आपको लिखने हैं और ये इतना आसान भी नहीं होता और इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी 1000 वर्ड्स में आपको 30 नंबर मिलने वाले, तो आपको सही क्वेश्चन का चुनाव करना पड़ेगा। पहला प्रश्न ले लेते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड। अब ध्यान रखिएगा अगर इस क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है तो ये तीनों आपको पता होगा तब ही आप करिएगा, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करें। आपको लगे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पता और मैं कर दूं तो फिर आपको क्या मिलेगा, 5 ही अंक मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको अगर ये और ये तीनों पता हो, यानी कि भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा क्या है, उसकी क्या स्थिति, उसका वर्णन आपको यहाँ करना। तो तीनों पता हो तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अन्यथा
ना करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड मेमोरी। प्रश्न संख्या 8 है व्हाट इज कॉल्ड मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। व्हाट स्पेशल क्वालिटीज शुड ए टीचर पजेस टू टीच सच चिल्ड्रन। इन शॉर्ट, अब शॉर्ट बोल दिया लेकिन 500 शब्द में लिखना, यही इसको बोलते हैं हम लोग व्यंग करना। तो मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक में कौन कौन से विशेष गुण होने चाहिए, संक्षिप्त में लिख। देखिए ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मेंटली रिटार्डेड अगर आपको पता है, लेकिन आप कैसे करेंगे, पहले आप मेंटली रिटार्डेड बच्चे की परिभाषा लिखेंगे और मेंटली रिटार्डेड बच्चे की परिभाषा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर उसके जो गुण होते हैं टीचर के, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों को पढ़ाता है, उनको उनके साथ जुड़ा होता है, उसके गुणों को आपको लिखना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 भाग में है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है। मेंटली रिटार्डेड बच्चा क्या है उसकी परिभाषा दीजिए और फिर उन स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में बात करिए जो टीचर के अंदर आपको चाहिए होते हैं या होने चाहिए ऐसे बच्चों के साथ। जैसे कि भाई उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, ऐसे बच्चों के साथ में बहुत ही आपको स्नेह से, बहुत ही प्यार से बात करना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे जानबूझकर नहीं करते, लेकिन इनका व्यवहार आपको आम नहीं लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो टीचर में होने चाहिए। हर एक टीचर आपका मेंटली रिटार्डेड टीचर का स्टूडेंट का टीचर नहीं बन सकता, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एन इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर। देखिए सारी बातें टीचर के बारे में पूछी जा रही, तो आपको पता ना कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक के उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक मानक क्या है, वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर लगे तो आप इसको करें, वरना आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन। डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ पेरेंट्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर सपोर्टिंग इंक्लूजन। भारत मतलब समावेशन में माता पिता एवं अन्य सामाजिक सदस्यों की भूमिका का वर्णन करें। अब देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं, दोनों ही क्वेश्चन के साथ में एक समस्या ये है कि दोनों ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर के बारे में बात करते हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर आपको आराम से जो है कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं रोल ऑफ पेरेंट्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर फॉर सपोर्टिंग इंक्लूजन, इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा हो सकता है थोड़ा लिमिटेड हो। तो आपके पास अगर कंटेंट हो, आपको पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप इस क्वेश्चन के साथ जाएं। लास्ट प्रश्न देखते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इन रेमेडी एंड प्रिवेंशन ऑफ लर्निंग डिसेबल चाइल्ड। अधिगम असमर्थ बच्चों के उपचार एवं रोकथाम में आकलन एवं मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए एक बहुत ही स्पेसिफिक ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। अगर आपको सही में पता हो कि वैसे कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वो कौन से जैसे आपके टेस्ट होते हैं जिससे कि बच्चों के सही आकलन के बारे में पता चले, बच्चों के बारे में पता चले। अगर आपको पता हो लर्निंग डिसेबल चाइल्ड्स के संबंध में कौन से टेस्ट करने चाहिए टीचर को, कौन से टेस्ट होते हैं जिनको करने से हमको पता चले कि बच्चा लर्निंग डिसेबल है कि नहीं, अगर नहीं पता हो, अगर इस तरह के टेस्ट के बारे में इस तरह के पॉइंट्स नहीं अगर आपको पता हो, तो इस क्वेश्चन को आप टच ना करें। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करना है, साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।